स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर के न्यू स्कीम के भी यहाँ पर ये रिवीजन वीडियोस है। इसको मैंने जो लास्ट मेरा रिवीजन वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया था, वहां पर कहते हैं इसमें आप देख लेना, एकदम एंड में एक पैटर्न करवाया था कि कौन कौन से चैप्टर पहले करने जिसके भी यहाँ पर आपके नंबर ज्यादा आएंगे। तो उसी पैटर्न पर ये रिवीजन वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप उसको कहते हैं इसमें आराम से समझो और उसके बेसिस पर कहते हैं इसमें आपका कोर्स कहते हैं रिवाइज करो। तो देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई भी चैप्टर हो उसमें सारी चीजें काम की नहीं होती, पर कौन सी काम की ये हमें पता कहते हैं इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, डिविडेंड कहते हैं इसमें क्या है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। मतलब शेयर होल्डर ने जो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बदले में उनको जो रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। पर पहला बेसिक क्या है, डिविडेंड कहते हैं इसमें जो डेफिनेशन दे रही है वो कह रहा है कि भाई किसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2 क्लॉज 35 कह रहा है कि सर डिविडेंड किसको इंक्लूड करता है, एनी इंटरिम डिविडेंड। इंक्लूड करके है इसका मतलब इसमें और भी चीजें आ सकती है। तो हम देखेंगे डिविडेंड के 2 टाइप्स है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमेशा कौन से बेसिस पे होता है, फेस या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। कभी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना आ जाए तो क्वेश्चन में चेक करना फेस वैल्यू क्या है, फिर कंपनी ने रेट ऑफ डिविडेंड क्या डिक्लेयर किया उसके बेसिस पे डिक्लेयर होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर एओए में स्पेसिफिकली गिवन है तब तो कौन से रेट पे अपन पे कर सकते हैं, जो शेयर्स पे अमाउंट पेड है उसके बेसिस पे। मतलब 100 के शेयर्स पे 50 दिया है तो आपको 50 के बेसिस पे कहता है डिविडेंड मिलेगा। पर अगर कुछ गिवन नहीं है तो फेस वैल्यू पर भी हो सकता है। तो जब भी एग्जाम में डिविडेंड की कैलकुलेशन पर क्वेश्चन आ जाए कि शेयर होल्डर को कितना मिलता है और आपको कोई हिंट नहीं दी, तो आप ये दोनों बनाकर लिखना, ये मेन आंसर के भी आप पर और इसको ऑल्टरनेट आंसर के भी आप पर। तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे। अब टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ऑफ एजीएम, क्योंकि डिविडेंड के चैप्टर में एजीएम का कनेक्शन जुड़ता है, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन 6 मंथ्स में आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। फर्स्ट एजीएम चैप्टर 7 में देखेंगे, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन 9 मंथ्स में हो जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक टाइम पीरियड फॉर डिक्लेरेशन, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। दूसरा नेचर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पे क्या डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या डिविडेंड है। तो सबसे पहला हम वर्जन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन। फर्स्ट पार्ट है इंटरिम डिविडेंड। जब आप वर्ड इंटरिम सुनते हो तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ड्यूरिंग द टर्म, किसी टर्म के बीच में। तो जब कोई डिविडेंड कहते हैं इसमें बोर्ड मीटिंग में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक तरह से बिफोर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाला डिविडेंड कहते हैं इसमें कौन सा होता है, इंटरिम डिविडेंड है। और किस में डिक्लेयर होता है, बोर्ड मीटिंग में। ये आपका बेसिस है। शेयर होल्डर्स की अगर परमिशन है तो बीओडी इसको वापस रिवोक कर सकता है, मतलब इंटरिम डिविडेंड को कैंसिल भी किया जा सकता है, पर सारे शेयर होल्डर्स एग्री होने चाहिए। और इसको डिक्लेयर करने के लिए एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी ईयर चल रहा है, क्या पता आपको आगे के क्वार्टर्स में नुकसान हो जाए। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 2 एजीएम, बिफोर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो 4th और 5th वर्जन है ये आपके लेवल से हायर वर्जन कहते हैं। इसमें मॉड्यूल में गिवन है पर नॉर्मल इस पे क्वेश्चन नहीं बनाता, तो ये रनिंग क्लास का पार्ट होता है। इसमें रिवीजन में वैसे तो आपको जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी देखो, टाइम पीरियड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको भी बताई दी है। ये एक लॉजिक है, आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, एजीएम से एजीएम में कौन सा डिविडेंड जाता है, फाइनल डिविडेंड। ईयर एंड हो गया, उस ईयर की अभी तक आपने एजीएम नहीं बुलाई, इसके बीच में आपने अगर बोर्ड मीटिंग में कोई डिविडेंड दिया, नो डाउट इंटरिम डिविडेंड है, पर कौन से साल का। तो एक लॉजिक ध्यान रखो, जब तक किसी ईयर की एजीएम नहीं हो जाती तब तक वो ईयर टेक्निकली खत्म ही नहीं होता। जब वो ईयर टेक्निकली खत्म ही नहीं हुआ
तो इसका मतलब अभी भी कनेक्शन किसका चल रहा है, पुराने वाले साल का, जब तक किसी ईयर की एजीएम नहीं हो जाती। ठीक है, तो जिस ईयर की एजीएम है उसी का ही कहते हैं इसमें वो क्या माना जाएगा, इंटरिम डिविडेंड। फर्क नहीं पड़ता अगले साल चालू हो गया। ठीक है, और वैसे भी देखो डिविडेंड हम किससे देते हैं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट चाहे करंट ईयर का हो चाहे पास्ट ईयर का, उससे क्या फर्क पड़ता है। चाहे आप रिजल्ट से दे रहे हो, चाहे करंट ईयर के पिछले क्वार्टर से 2-4 दिन हुए करंट ईयर को, उसमें प्रॉफिट आ गया उससे दे रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगर कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रही है, देन देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कितना भी डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर कंपनी कहते हैं इसमें डिविडेंड रिजर्व से दे रही है, देन देयर इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड सच डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में जो आपने एवरेज रेट पे डिविडेंड दिया उससे ज्यादा नहीं। तो एवरेज आरडी पिछले सालों के डिविडेंड ले लो, RD1 प्लस RD2 प्लस RD3 डिवाइडेड बाय 3, जस्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी को करंट ईयर में लॉस चल रहा है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पिछले क्वार्टर तक, तो फिर इस रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। इंटरिम डिविडेंड को भी अपकमिंग एजीएम में अप्रूव करवा लेते हैं। फाइनल डिविडेंड के बहुत सारे प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड पे लगते हैं। फाइनल डिविडेंड रेट कौन रिकमेंड करता है, बीओडी। किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने, एजीएम में। शेयर होल्डर ओआर पास करके उसको ओके करते हैं। बीओडी ने जो रेट रिकमेंड की है, शेयर होल्डर सेम रेट ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, पर कभी भी ज्यादा रेट की क्या नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेचर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे शेयर्स 2 टाइप के, प्रेफरेंस शेयर्स जिसपे 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, उसमें से एक डिविडेंड रिसीव करने का राइट है। इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स का नॉर्मली रेट ऑफ डिविडेंड आपने अकाउंट्स के क्वेश्चन में भी देखा होगा, फिक्स चलता है। पर इक्विटी में कहते हैं इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ कहते हैं इसमें डिविडेंड नहीं होती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। Types of preference shares on the basis of dividend: cumulative preference shares, non-cumulative preference shares। cumulative में मेन वर्ड क्या है, accumulation। तो अगर किसी ईयर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, एडजस्ट। मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड को अपन अगले ईयर्स के प्रॉफिट में से एडजस्ट करवा देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता। 2 क्लॉज 43 फ्री रिजर्व्स, दो तरीके के रिजर्व्स हैं, एक जनरल रिजर्व्स जिसको फ्री रिजर्व्स भी बोलता है, और एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व्स के अपने स्पेसिफिक पर्पसेज होते हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, DRR है, CRR है। लेकिन फ्री रिजर्व्स का कोई पर्पस नहीं है, तो इससे जब चाहे तब अपन क्या दे सकते हैं, डिविडेंड। तो जिस रिजर्व से जब चाहे तब डिविडेंड दिया जा सकता है उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। पर फ्री रिजर्व का मतलब पैसा इन हैंड होना चाहिए। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्रॉम एसेट्स, नॉशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन, ये पैसा अपने हाथों में नहीं है, तो इससे अपन क्या नहीं दे सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते। प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123। देखो 123 क्लॉज 1 का पोर्शन थोड़ा कम काम का है, ये वाला सोर्सेस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मैंने आपको सिंपली क्या समझाया, डिविडेंड किससे देना है, प्रॉफिट से। चाहे प्रॉफिट करंट ईयर के हो चाहे रिजर्व्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब करंट ईयर या पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे दो। पर डिविडेंड देने से पहले आपको डेप्रिसिएशन की क्या करनी चाहिए, प्रोविजनिंग कहते हैं इसमें, बनानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट गारंटी देती है कि सर आप इन सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो, आपको कहते हैं इसमें क्या मिलेगा, डिविडेंड, तो पहले तो डिविडेंड अपन इनसे देंगे, और अगर ये नहीं है तो फिर गारंटी किसने दी है, गवर्नमेंट ने, तो डिविडेंड किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अब यहां से काम का 123 स्टार्ट है। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है तो कितना पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करे, कोई फिक्स रेट नहीं है, ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, चॉइस है, क्योंकि रिजर्व्स में कहते हैं पैसा ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है, तो कंपनी कितना भी डिविडेंड दे सकती है। कैपिटल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों अलग अलग थिंग्स होती है। तो कैपिटल प्रॉफिट से नॉर्मली डिविडेंड नहीं दिया जाता क्योंकि बिजनेस मान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट्स आया, पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा सकता है। ये प्रोविजन तो खत्म हो गया लॉ में, आईसी ने फालतू दे रखा है। रूल 3 बढ़िया पॉइंट है।
अगर कंपनी के पास करंट ईयर में लॉस है या प्रॉफिट है ही नहीं और फिर भी बीओडी डिविडेंड देना चाहता है, कई सारी कंपनी क्या करती है, कंसिस्टेंट अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करती है डिविडेंड के नाम पर। करंट ईयर में मामला खाली फिर भी डिविडेंड देना, तो बचे क्या, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहती है तो रूल 3 की 4 कंडीशंस है, उनको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि ऑल 4 कंडीशंस हर बार एप्लीकेबल हो, पर जब भी एप्लीकेबल होगी तो एक कंडीशन दूसरे को क्या नहीं करेगी, वायलेट नहीं करेगी। तो मैक्स रेट ऑफ डिविडेंड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटरिम डिविडेंड में भी समझाया था। रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो तो मैक्स रेट ऑफ डिविडेंड लास्ट 3 इयर्स के एवरेज जो आपने रेट डिविडेंड की डिक्लेयर की है उससे ज्यादा नहीं, तो वही फॉर्मूला। ठीक है, समस्या कब आएगी, ये जो कंडीशन 1 है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी अगर लास्ट 3 इयर्स में आपने कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय 3 तो बाहर तो बड़ा जीरो निकलेगा। हाँ, 3 की जगह 2 इयर्स आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 1 साल नहीं किया, तो जिन 2 इयर्स में किया उनको ले लो, जिसमें नहीं किया उसको 0 मानो, पर डिवाइड किससे करो, 3 से। रिजल्ट से आप कितना पैसा बाहर निकालोगे, तो मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इतना ही निकाल सकते हो। पर जो निकाला उससे करोगे क्या, पहले करंट ईयर के लॉस एडजस्ट करो, उसके बाद जो बच गया उससे डिविडेंड देना है। डिविडेंड में जब भी परसेंटेज आती है हमेशा पेड अप कैपिटल के बेसिस पे जाकर कैलकुलेट करना, इसमें जल्दी काम हो जाएगा। कंडीशन 4, रिजर्व्स में कम से कम कितना पैसा निकालना है, मतलब पैसा रखना है डिविडेंड के बाद। तो रिजर्व्स में हमेशा ध्यान रखना है मैक्स मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल मेंटेन रहना चाहिए। आप ये विड्रॉल और कर लो, कोई इश्यू नहीं, पर इससे कम नहीं जाना चाहिए। होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी 100% कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, सीजीएसटी दोनों के मिलाकर, उसके ऊपर रूल 3 पूरा का पूरा एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो खैर एक एग्जांपल के तहत इसमें क्लास में करवा रखा है। देखो एक सिंपल चीज समझा रहा हूं, ध्यान रखना। मार्केट में इंटर का परसेंटेज ऑफ रिजल्ट क्या जाता है, 100 स्टूडेंट अगर पास मतलब पेपर दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप के भी यहाँ पे मैक्स 10 पास होंगे, सिंगल ग्रुप के भी यहाँ पे मैक्स 20% पास होंगे। इसका मतलब 80 से 90% स्टूडेंट फेल हो रहा है। कभी सोचा क्यों हो रहा है? आप लोग, मेरा तो पेपर देखो, मैं टिल फाइनल तक पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन से फाइनल। सब्जेक्ट थ्योरी है। थ्योरी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब तक थ्योरी हाथों से नहीं निकलेगी पता ही नहीं चलेगा इतनी थ्योरी होती है, इतना डेटा है। तो थ्योरी में ऐसे हैंड रिटन नोट्स होना जरूरी है। ये येलो मार्किंग का मतलब इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आता है, घर से नहीं बनाया हुआ। आईसीए के पास्ट ईयर के एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड सब मेरे यहाँ पर फीड है, उसके बेसिस पे फिर मैं खुद पेपर सेट करता हूँ, तो नए क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं उसका मेरे को आइडिया रहता है, उसके बेसिस पे ये येलो मार्किंग बना रखी है। तो थ्योरी में मैं प्रेफर आपको इतना ही कहूंगा, केवल ऐसे मत करो कि 12 तक लास्ट में रट के चले जाते थे, काम हो जाएगा, आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे। अभी लॉ में मोर देन 200 एग्जामिनेशंस कहते हैं इसमें आई है मेरे स्टूडेंट्स की, मोर देन 200। ठीक है, इस वाले अटेम्प्ट में जहां मार्केट में कहते हैं पेपर थोड़ा हायर लेवल का आ गया, कुछ नहीं है, कट पेस्ट है आईसीए के क्वेश्चंस, बस इतने क्वेश्चंस आपने कर रखे हो। तो लॉ को इतना ही कहते हैं, इसमें रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आपके जब खुद के नोट्स होंगे तो एग्जाम में समअप करना आसान होता है। खैर, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, देखो कंपनी डिविडेंड के पैसे को अपने रेगुलर बैंक अकाउंट में नहीं रख सकती, डिविडेंड एंट्री में फाइनल में फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कंपनी को हमने छूट रखी है, उसको साइड में करो। तो जिस दिन आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसमें +5 डेज कर दो, उसका पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर बैंक अकाउंट में रहता तो बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ हो जाता। तो +5 डेज। पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसको देना है, तो देखो मोड्स फॉर पेमेंट, डिविडेंड केवल कैश में दोगे, काइंड में नहीं, वरना आईटीसी सिगरेट के पैकेट भेज देगी, आशीर्वाद आटा के पैकेट भेज देगी, होटल के वाउचर्स भेज देगी, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। तो डिविडेंड केवल किस में आएगा, कैश में, काइंड में नहीं। हाँ, कैश का मतलब डायरेक्ट रोकड़ा नहीं है, आप चेक दे दो, डिमांड ड्राफ्ट दे दो, डिविडेंड वारंट भेज दो, आजकल सीधा बैंक अकाउंट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेबल टू हूम, किसको देंगे, केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को।
जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उस दिन कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में किसका नाम है उसे, उसके ऑर्डर या डायरेक्शन पर दे दो, बैंकर को दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खैर एग्जांपल है। सेक्शन 123 क्लॉज 5 कंपनी को मना नहीं करता कि रिजर्व्स केवल आप डिविडेंड के बिया पे यूज करोगे। रिजर्व से आप बोनस शेयर भी दे सकते हो, रिजर्व से आप शेयर्स पे अनपेड अमाउंट को भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निधि कंपनी में अगर डिक्लेयर डिविडेंड 30 डेज में नहीं मांगा तो 30 डेज के बाद हम सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट नहीं कमाते तो डिविडेंड कैसे देगी, तो कभी डिविडेंड नहीं दे सकती। एनपीओ कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स की पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखी है तो भी डिविडेंड है। ये 73 74 डिपॉजिट्स वाले चैप्टर के पार्ट है, आप इससे समझो। अगर आप मैच्योर डिपॉजिट्स को पैसा नहीं दे रहे तो क्या शो कर रहे हो, पैसा कम है। ये तो एक साइड डिविडेंड दे रहे हो, क्या शो कर रहे हो, पैसा ज्यादा है। तो डिपॉजिट्स तो लोन है, लायबिलिटी है, पहले उसे क्लियर करो ना। डिविडेंड कोई लायबिलिटी थोड़ी ना है जब तक डिक्लेयर ना हो जाए। तो जब तक ये डिफॉल्ट चलेगी तब तक डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। ये आपका 123। नेक्स्ट लेते हैं 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यूडी अकाउंट। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज में उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। देखो 3 डेट आ रहे हैं। डिविडेंड डिक्लेयर होने से 5 डेज, जैसे आप ऐसे समझो ये डिक्लेरेशन है ऑफ डिविडेंड, इससे 5 डेज में पैसा किस में चला जाना चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट में। इसी से 30 डेज में क्या हो जानी चाहिए, पेमेंट। अगर डिक्लेयर डिविडेंड इन 30 डेज में पे नहीं हुआ या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया तो इससे नेक्स्ट 7 डेज मतलब 30 प्लस 7 डेज में पैसा किस में चला जाना चाहिए, यूडी अकाउंट में। अगर आपने यूडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया टाइमली 30 प्लस 7 के बाद तो आपको 12% पर एनम की रेट पे इंटरेस्ट देना है। देखो केयरफुली समझना, सेक्शन 127 अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, पेनल्टी है। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज में पे नहीं हुआ तो 18% का आपको क्या देना होगा पर एनम के बिया पर शेयर होल्डर को इंटरेस्ट, किसके बाद, 30 डेज के बाद। और डिविडेंड 30 के बाद 7 डेज में कहां नहीं गया, यूडी अकाउंट में नहीं गया, तो इंटरेस्ट कितना है, 12%। यूडी अकाउंट के लिए 12% और डिविडेंड नहीं दिया उसका 18%। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 124 वर्सेस 127 में, कोई इश्यू नहीं। अगर 124 और 127 दोनों साथ में आ गए तो पेनल्टी 127 की फॉलो करो, मतलब इस पे जाओ। इस पे तो तभी आना है जब यूडी अकाउंट स्पेसिफिकली वो टारगेट करके पूछे, तो वो 30 प्लस 7 ये 12%, ये ध्यान रखना है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में अगर उसकी कहता है पेमेंट क्लेम नहीं की गई या कंपनी ने नहीं की, मतलब या तो शेयर होल्डर की गलती है कंपनी की, तो नेक्स्ट 7 डेज में पैसा किस में चला जाएगा, यूडी अकाउंट में, 30 के बाद 7 डेज। और ये 5 सेपरेट थे जो हमने पिछली अभी 2-3 स्लाइड पहले की है। अब यूडी अकाउंट में पैसा क्यों गया, सपोज करो शेयर होल्डर को पता ही नहीं कि उसका डिविडेंड बनता है, डिविडेंड वारंट ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया, या मान लो कंपनी ने उसको भेजा ही नहीं, तो अवेयरनेस कैसे होगी। कंपनी जब यूडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है उसके विद इन 90 डेज में एक स्टेटमेंट तैयार करेगी जिसमें उस शेयर होल्डर की डिटेल, उसकी डिविडेंड की डिटेल, फिर इस स्टेटमेंट को पब्लिश करना है कहां पर, कंपनी की वेबसाइट पे। नहीं किया तो कंपनी 124 का कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, क्योंकि पब्लिकेशन करेगी। यूडी अकाउंट में पैसा कितने सालों तक रहता है, 7 इयर्स तक। अगर 7 इयर्स में कोई मांगने नहीं आया तो पैसे को हम कहां पहुंचा देंगे, आईपीएफ में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो शेयर होल्डर या एलआर कंपनी को 7 इयर्स में कहते हैं अपना डिविडेंड जाके क्लेम कर लेंगे। पर अगर आपने स्टेटमेंट वेबसाइट पे पब्लिश ही नहीं किया तो उनको पता कैसे चलेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ, जैसे अपन ने 7 इयर्स तक यूडी अकाउंट में पैसा रखा, फिर उसे कहां पहुंचा दिया, आईपीएफ में। सिमिलरली कहते हैं अगर किन्हीं शेयर्स पे 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से डिविडेंड की डिमांड नहीं की जा रही तो इसका मतलब शेयर होल्डर मर गया, अपनी कॉन्शियस में नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो उन शेयर्स के मिसयूज को रोकने के लिए हम उनको कहां पहुंचा देंगे, आईपीएफ में। आईपीएफ में जाने का मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो भी क्लेमेंट है, शेयर होल्डर मर गया तो उसका एलआर,
वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा आईपीएफ अथॉरिटी को, फिर अपना डिविडेंड बनता है तो वो, शेयर्स बनता है तो वो क्लेम कर लेगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 124, अगर इसे 20,000 कर देते तो जो पेनल्टी यहाँ गिवन उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जो पेनल्टी यहाँ पर गिवन उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, पर पेनल्टी ध्यान रखनी चाहिए अगर 124 कॉन्ट्रावीन हुआ है तो। नेक्स्ट लेते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ। लावारिस कहते हैं इन्वेस्टमेंट का पैसा आईपीएफ में आ जाता है, गवर्नमेंट का बनाया फंड है। कौन कौन से पैसे आईपीएफ में आएंगे? देखो आईपीएफ में एक नंबर के एमसीक्यू लाइक मटेरियल है, ज्यादा सब्जेक्टिव के चांसेस कहते हैं इसमें नहीं होते। आईपीएफ बनाया किसने? सीजी ने, तो इसको चलाने के लिए फंड कौन दे रही है? सीजी। डोनेशंस कौन दे सकते हैं? सीजी, एसजी या अदर कंपनीज। यूडी अकाउंट का पैसा 7 साल के बाद किस में आ जाता है? आईपीएफ में। ये कंपनीज एक्ट 1956 के भी आपने 2 पॉइंट थे। जनरल रेवेन्यू अकाउंट 205A, पुराने आईपीएफ 205C, कंपनीज एक्ट 1956 का पैसा। आईपीएफ के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उससे जो इनकम मिलेगी वो भी वापस आईपीएफ में। डिसगॉर्जमेंट अमाउंट और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 38, सेक्शन 38 चैप्टर 3 में आता है। अगर कोई कहते हैं पर्सन अपने नेम या सरनेम के कॉम्बिनेशन से या फिक्टिशियस नेम से किसी आईपीओ में शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन देता है और उसको शेयर्स मिल जाते हैं, उनको बेच के फायदा कमाता है, तो उसने गलत किया, तो उससे पैसा छीन कर हम कहां पहुंचा देते हैं? आईपीएफ। डिसगॉर्जमेंट, 2 वर्ड, गॉर्जमेंट भी बोलते हैं, डिस का मतलब उससे सेपरेट करना, और कहां पहुंचा दिया? आईपीएफ। फिर मान लो शेयर्स में आपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया पर अलॉटमेंट मिला नहीं और किसी वजह से आपने उसका पैसा क्लेम नहीं किया 7 सालों तक। मैच्योर डिपॉजिट्स का पैसा है, मैच्योर डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा है, 7 सालों तक अगर वो क्लेम नहीं हुआ, पे नहीं हुआ, तो उसके बाद कहां पहुंच जाएगा? आईपीएफ। फिर इन पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी कहां जाएगा? आईपीएफ। अगर बोनस इश्यू के टाइम, मर्जर या अमालगमेशन के टाइम जितने शेयर्स आपके पास थे वो बोनस इश्यू, मर्जर, अमालगमेशन के रेशियो में फिट नहीं बैठे, तो जितने फिट बैठ गए, जैसे मेरे पास मान लो कहते हैं इसमें 1000 शेयर्स हैं विप्रो कंपनी के, विप्रो 13 का बोनस इश्यू अनाउंस कर रही है, तो मेरे 1000 शेयर्स में से 99 शेयर्स तो परफेक्टली इस रेशियो में फिट बैठ गए, तो मुझे 333 बोनस शेयर मिल गए। पर एक शेयर जो बच गया उसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल शेयर। इसको बेच के वैसे तो मेरे को पैसा मिल जाता है आज के टाइम में जब डीमेट अकाउंट है, पर जब ये नहीं होते थे ये पैसा जाकर मांगना पड़ता था, तो इस फ्रैक्शनल शेयर का पैसा भी 7 साल तक कंपनी के पास रहता है। फ्रैक्शनल शेयर जो उस रेशियो में एडजस्ट नहीं हो पाया, टुकड़े में रह गया, 7 साल के बाद कहां चला जाएगा? आईपीएफ में। फिर आईपीएफ अथॉरिटी कोई फीस और चार्ज करे वो भी इसमें आ जाएगा। शेयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ, एक तो 124 हमने भी देखे थे, जिन पर 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से क्या क्लेम नहीं किया गया है, डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया है, वो वाले शेयर्स। दूसरा चैप्टर 7 में एक सेक्शन 90 है, एसबीओ वाले शेयर्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाले शेयर्स, वो भी आईपीएफ में आ जाएंगे। पर्पस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीएफ, आईपीएफ में आपने कौन सा पैसा ट्रांसफर किया? देखो अनक्लेम डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कोई मांगने आ गया, दे दो। फिर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन, वो रॉन्गफुल मैनर से अगर आपने गेन एक्वायर किया, उससे किसी को नुकसान हुआ, उसकी भी भरपाई कर दो। इसका नाम क्या? आईपीएफ का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, तो करो, और अवेयरनेस। फिर एक क्लास एक्शन होता है। क्लास एक्शन, मान लो एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट किया, 1 लाख एग्रीड इन्वेस्टर से, वो मिलकर कंपनी के अगेंस्ट में जो एक्शन लेता है, कंबाइंड एक्शन या जॉइंट एक्शन, उसका नाम है क्लास एक्शन। तो उसके लीगल एक्सपेंसेस वापस किससे रीइंबर्स हो जाएंगे? आईपीएफ से, अदर पर्पस फॉर्मेट लिए। एंटाइटल पर्सन आईपीएफ अथॉरिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करेगा, फिर आईपीएफ अथॉरिटी उसके शेयर्स, पैसा जो भी है वापस दे देगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईपीएफ अथॉरिटी कौन करिए? एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब सीधी ने पावर इसको दे दी, ठीक है। क्यों कर रही है? आईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके अकाउंट्स बनाने के लिए। कितने बंदे हैं? एक इसमें चेयरपर्सन है। एमसीए का सेक्रेटरी आईपीएफ अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है, मतलब जो भी पर्सन एमसीए के सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करता है उसको आईपीएफ अथॉरिटी का चेयरपर्सन बना देंगे। तो ये कौन सा ऑफिशियो हुआ? एक्स ऑफिशियो। आपके पास ये पोस्ट है, इसकी वजह से ये मिल गई,
एक्स ऑफिशियो लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन और ऑफिस। 6 मेंबर और हो सकते हैं, जो मैक्सिमम 7, एक सीईओ। आईपीएफ अथॉरिटी, आईपीएफ का यूटिलाइजेशन किसके लिए करेगी? जो 125 क्लॉज 3 में पर्पसेस गिवन थे। आईपीएफ अथॉरिटी कैग से कंसल्ट करके आईपीएफ के अकाउंट्स बनाएगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर कैग उसकी क्या करती है, कहते हैं इसमें ऑडिट करती है। फिर आईपीएफ अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगी, पूरे साल क्या किया। फिर ये ऑडिटेड अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट, ये कहते हैं इसमें कैग की रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब हम सीजी को दे देंगे और सीजी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पर इस पे क्वेश्चन नहीं है। 126, एक बार इसकी हेडिंग रीड करो। ये ध्यान रखना, रिवीजन वीडियो है। अगर आप इस बहाने बैठे हो कि इससे टॉपिक समझोगे तो कुछ तो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं टॉपिक की, वो समझ सकते हो। बाकी रेगुलर क्लास में टॉपिक समझे जाता है, रिवीजन वीडियो में रिवाइज किया जाता है डेटा, वो मैं पूरा कर दूंगा। देखो इस हेडिंग में क्या वर्डिंग है, राइट ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है जिसके लिए मैंने उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? ड्यू टू पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने शेयर सर्टिफिकेट दिया 1000 शेयर्स का मिस्टर निंजा नाम के शेयर होल्डर को। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब उसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। निंजा अपने शेयर्स राज को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये कौन बना ट्रांसफर? राज कौन हो गया? ट्रांसफरी। अब ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करने के लिए आप मियर डिलीवरी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, अगर आपको फाउंडेशन याद है। तो इसने एक ट्रांसफर डीड फिलअप की, किसके फेवर में? राज पे, जिस पे इसके साइन थे। और ये ट्रांसफर डीड कंपनी को इस डेट को सबमिट कर दी गई, पर अभी तक कंपनी के साइड से इसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। ट्रांसफर डीड सबमिट होने के बाद और इसके रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी ने डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स डिक्लेयर कर दिए। किसको मिलेंगे? राज को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इसके फेवर में ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या निंजा को मिलेंगे? नहीं। यही तो समस्या है। निंजा ने अपने साइन की हुई ट्रांसफर डीड किसको सबमिट कर दी? कंपनी को, तो इसको भी कैसे मिलेंगे? सही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो गया तो इसको देना है, नहीं हुआ तो इसको देना है। जब तक हम क्या करेंगे, इसको रोक कर बैठ जाएंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? अबेयंस। ठीक है। अब डिविडेंड का क्या करना है? डिले हो रहा है तो यूडी अकाउंट पहुंचा दो। पर अगर मान लो निंजा कह रहा है ठीक है सर, ये डिविडेंड इसी को दे दो, तो अगर मान लो ट्रांसफर रजिस्टर्ड होता तो भी इसे मिलता, नहीं होता तो इसे मिलता, और ये खुद कह रहे इसे दे दो, तो यूडी अकाउंट में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर के डायरेक्शन पे भी दिया जा सकता है। लेकिन बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में ऐसा नहीं होता। इसको हम क्या करेंगे? होल्ड करके बैठ जाएंगे जब तक ये कहते हैं ट्रांसफर का, रजिस्ट्रेशन का हाँ या ना हो जाए। तो 126 कोई बहुत अच्छा काम का सेक्शन नहीं है, पर 127 उतना ही काम का सेक्शन है। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में पे नहीं किया, या उसका डिविडेंड वारंट नहीं भेजा, भेजना है मिले 30 डेज के बाद, हमें दिक्कत नहीं है, भेजने की बात है, आपने ऐसा नहीं किया तो आप 127 कॉन्ट्रावेट कर रहे हो। पर अगर आपने कहते हैं इसमें ये कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड या पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट कब तक? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड प्लस 30, डिक्लेयर करने से प्लस 30। इस ड्यूरेशन में कोई ऑफेंस होगा ही नहीं, अगर 30 डेज में पे कर दो या डिविडेंड वारंट भेज दो। ऑफेंस कब होगा? जब 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं होता है, उसका डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया जाता, तो ये पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी एग्जाम के लिए काम की है। कंपनी पे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, पर कब से? ओवर ड्यू पीरियड। और ओवर ड्यू पीरियड क्या होगा? फर्स्ट 30 डेज का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो अलाउड है। इसके बाद 18% पर एनम लगता रहेगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर दो। फर्स्ट 30 डेज का कोई इंटरेस्ट नहीं। नालायक ऑफिसर्स है, इनको 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट एंड
मिनिमम 1000 रुपीज पर डे का फाइन जब तक ये डिफॉल्ट चल रही है। ये 127 की क्या आ गई, पेनल्टी आ गई। एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 127 क्लॉज 1। 5 वजह बताने जा रहा हूं। अगर इन वजहों के चक्कर में आपने 30 डेज में डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब शेयर होल्डर की डेथ है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है। नंबर 2, जब डिस्प्यूट है क्लेम ऑफ डिविडेंड को लेकर, कैसे, शेयर होल्डर मर गया, उसके लीगल आयर आकर सारे कह रहे हैं कंपनी से मुझे डिविडेंड दो, कंपनी परेशान किस किस को दूं, तो कंपनी कहती है भाई जब तक सेटल नहीं हो जाए कि मुझे किसे देना है, जो कोर्ट के रूल से होगा, मैं तो नहीं दूंगी। तो सही किया। शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्शन देता है कि सर इस तरीके से डिविडेंड देना है, कंपनी कोशिश करती है उस डायरेक्शन को फॉलो करने की, पर किसी वजह से वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हो पाता, मतलब कंपनी फेल रह जाती है डायरेक्शन फॉलो करने में। अब क्वेश्चन यहां बनेगा, अगर कहते हैं इसमें इस फेलियर के बारे में कंपनी ने शेयर होल्डर को बता दिया, तब तो 127 में कोई ऑफेंस नहीं किया। आप फेल भी रहे और शेयर होल्डर को बताया भी नहीं, तो आपने 127 क्लॉज 1 में क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। डिविडेंड के अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है शेयर होल्डर में जो भी लॉफुल पेंडिंग ड्यूज है। एक साइड शेयर होल्डर की कॉल से नहीं है, दूसरे साइड कंपनी को डिविडेंड देना, इधर कंपनी को लेना था, इधर देना है, लेना देना आपस में एडजस्ट। या फिर कंपनी के साइड पर डिविडेंड देने में कोई फॉल्ट हुई ना, जैसे पोस्टल डिले, कंपनी ने टाइमली डिविडेंड वारंट भेजा, पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1 साल बाद पहुंचाया, डिविडेंड वारंट ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया, पोस्टमैन का बैग फटा हुआ था, डिविडेंड वारंट रोड को पोस्ट हो गया, शेयर होल्डर डिविडेंड वारंट लेता ही नहीं, आपने महीने भर छुट्टी का प्रोग्राम बना रखा है, पोस्टमैन बेचारा 2 बार घर के चक्कर निकाल गया, कोर्ट ने कंपनी को कह रखा है सर इस शेयर होल्डर का भी डिविडेंड किसी को नहीं देना, सॉरी, तो कंपनी कम से कम कोर्ट का तो ऑर्डर मानेगी, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। अब एक फालतू है पोजीशन ऑफ निधि कंपनी। निधि कंपनी ने 127 क्लॉज 1 में कोई ऑफेंस नहीं किया अगर डिविडेंड किस वजह से नहीं दिया गया, मतलब डिविडेंड वारंट क्यों नहीं भेजा गया। डिविडेंड का अमाउंट इज वेरी गरीब, 100 रुपीज और लेस पर शेयर होल्डर। अब निधि कंपनी सोचती इसके लिए डिविडेंड वारंट भेजूंगी, 40-50 रुपए का खर्चा आ जाएगा, तो निधि कंपनी ने क्या किया, इसके बारे में इंटीमेशन टू न्यूज़पेपर ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ निधि कंपनी आरओ दे दिया, मतलब राजस्थान है तो हिंदी वाले न्यूज़पेपर है, भास्कर पत्रिका, और नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी पे लिख दिया भाई जिसका ये डिविडेंड बनता है वो सीधा कंपनी से ले जाओ, 100 रुपए या उससे कम का डिविडेंड है तो ऐसे अलग से इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक इंटीमेशन के रूप से काम हो जाएगा। पर 100 रुपए से ज्यादा डिविडेंड होता तो फिर इंडिविजुअल डिविडेंड की इंटीमेशन भेजनी पड़ती, मतलब डिविडेंड वारंट भेजना पड़ता। तो ये देखो आपका चैप्टर 8 डिविडेंड खत्म। बाय बाय।